आता है क्योंकि मैंने वो पेपर देखा जो आपने 30 साल पहले शमनिज्म और मोचे सभ्यता पर लिखा था। उसकी ओपनिंग लाइन थी, मोचे इस पेपर का मुख्य फोकस है। सेक्स, पपीज और हेडहंटिंग को प्राचीन मोचे शमनिज्म से जुड़ा हुआ दिखाया जाएगा। तो अब मुझे समझ आया। पहले मैं सोच रहा था पपीज पपीज, हाँ ये सही है। और हेडहंटिंग, वो तो डिकैपिटेटर है। सही कहा। और मैंने अब उस लिस्ट में रॉक एंड रोल भी जोड़ दिया है। रॉक एंड रोल ये तो मैं पहले से जानता हूँ, म्यूजिक भी इसका बड़ा हिस्सा है। वो 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 स्पिरिट्स को बुलाते हैं। वहां एक पूरा स्पिरिट वर्ल्ड है, वहां पूर्वजों की मौजूदगी भी महसूस की जाती है। और जो लोग सैन पेड्रो कैक्टस जूस पीते हैं वे कुछ इस तरह कहते हैं। वो अब फैंग्ड डेटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। मुझे लगता है कि पिछले 500 सालों में क्रिश्चियनिटी ने उसे पीछे कर दिया है। उस समय एक पैगन देवता होना उतना पॉपुलर नहीं था, तो अब लोग उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं करते, लेकिन वो अब भी मौजूद है। वहां त्रुजलो के आसपास लोग उसे आयापेक बुलाते हैं। लेकिन अमेजन में जब म्यूजिक बजती है, वहां बांसुरी बजाई जाती है। कभी कभी औरतों का एक कोरस गाता है और माना जाता है कि ये स्पिरिट्स को सेरेमनी में बुलाने के लिए होता है। ये एक स्पिरिट है जो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रही है, जो बीमार है, और फिर प्रीस्ट या शमान या कुरंदेरो, आप जिस भी नाम से उन्हें बुलाना चाहें, अपनी स्पिरिट्स की टीम होती है जो उनकी मदद करती है ये समझने में कि क्या हो रहा है। तो जब म्यूजिक शुरू होता है तो ये उन स्पिरिट्स को लाने का एक तरीका होता है, और लोग उन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक कि उन्होंने सैन पेड्रो कैक्टस जूस नहीं पिया, जो एक हालुसिनोजेन है। अमेज़न साइड में ये ayahuasca था, और फिर कोस्ट पर ये सैन पेड्रो कैक्टस था। और यही चीज आपको असल में दूसरी दुनिया को देखने की क्षमता देती है। हाँ, मैं मैं हाल ही में अमेज़न गया और वहाँ ayahuasca लिया, एक बहुत हाई डोज़ में। ये काफी साहसिक कदम। जब रोम में हो तो वो कितने समय से चला आ रहा है? जितना कोई याद कर सके उससे भी ज्यादा पुरानी। मेरा मतलब है, ये एक नेचुरल प्लांट है जो हमेशा से वहां था। मुझे लगता है कि ये हजारों हजारों साल पुरानी है। वो एक और बात है, चाविंदे हुआंतेर के बारे में बात कर रहा था, जहां से मुझे लगता है कि ये चीजें आई, धर्म अमेज़न से आया। वहां ये है, वहां एक दीवार है पीछे की तरफ जो अमेज़न साइड की ओर फेस करती है। तो अगर आप अमेज़न के रास्ते से शहर में प्रवेश कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस दीवार को देखेंगे, और इस पे बहुत सारे चेहरे हैं, कुछ पूरी तरह से इंसानी, कुछ पूरी तरह से जगुआर, और कुछ इनके बीच में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन इनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो आधे ट्रांसफॉर्मेशन में है, और उनकी नाक से एक तरह का गाढ़ा पदार्थ निकलता दिख रहा है जो उनके चेहरे पर बह रहा है। सन पेद्रो ऐसा नहीं करता, लेकिन ayahuasca करता है। ट्रेडिशनली ayahuasca को एक ब्लोगन से या तो आपकी नाक में या फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में डाला जाता था, लेकिन कई बार ये नाक के जरिए ही किया जाता था। और जैसे ही ये आपकी नाक में जाता, सबसे पहला असर ये होता कि आपकी नाक से तेजी से गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलने लगता। और वहां पत्थर हैं, और इस मंदिर की पिछली दीवार पर 3000 साल पुरानी पत्थर की कलाकृतियां हैं, जिनमें लोग इस तरह अनकंट्रोलेबली स्नॉटिंग करते हुए दिखाए गए हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि यह धर्म और शमनीवाद के विकास का एक बड़ा हिस्सा हो सकता था? मुझे लगता है कि हेलुसिनोजेनस ने तब भी दिमाग को खोला जैसे आज के समय में भी वो दिमाग को खोलते हैं। क्या आपको लगता है कि स्टोन एप थ्योरी सच में एक कैटलिस्ट हो सकती थी सिविलाइजेशन के बनने के लिए? अमेरिका में हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि हेलुसिनोजेंस हर प्राचीन परंपरा का हिस्सा नहीं थे। असल में अजीब तरह से ज्यादातर साइकोट्रॉपिक प्लांट्स जो सिर्फ मूड चेंज करने वाले नहीं बल्कि माइंड अल्टरिंग होते हैं, वो यहीं अमेरिकाज में पाए जाते थे। अमेरिकाज के बाहर बहुत ही कम ड्रग्स थी जो आपको हॉलुसिनेट करा सकें, लेकिन अब बेशक वो ग्लोबल हो चुकी हैं। और आप जानते हैं, अब उन्हें हर जगह उगाया जा सकता है। लेकिन अगर ओरिजिनली देखें तो अमेरिकाज के बाहर बहुत बहुत कम थे। इसलिए यहां उनका एक्सपीरियंस इस तरह से था जैसा कि दूसरे प्लेसेस में नहीं हो सकता था। मैं सोच रहा हूँ कि किस हद तक वो सिर्फ एक रिचुअल का हिस्सा थे और आर्ट जैसी चीजों के पीछे की क्रिएटिव फोर्स थे, वर्सेस इसके कि वो सच में वो मेथड थे जिससे ऐसे आइडियाज आए जो एक सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। तो जैसे किस हद तक उन्होंने सिविलाइजेशंस के बनने में रोल निभाया, ये सोचने में मजेदार लगता है कि साइकेडेलिक्स का एक क्रिटिकल रोल हो सकता था सिविलाइजेशंस के बनने में।
मुझे लगता है कि साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबल था। वो शायद सच में थे। नॉर्थ अमेरिका में जहां हम एक ज्यादा नॉर्दर्न क्लाइमेट में हैं और वहां उनकी संख्या कम है, कम से कम साइकेडेलिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी चीजें जैसे टोबैको जैसी चीजें हमेशा इसका एक बड़ा हिस्सा रही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हेलुसिनेटरी स्टेट तक पहुंचने के एक से ज्यादा तरीके हैं, और अगर देखा जाए तो सबसे कठिन तरीका है स्टारवेशन, स्लीप डिप्रिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, माया के लिए वो नींद की कमी, भूखमरी का सामना करेंगे और फिर वे खुद को बहुत बुरी तरह से काट लेंगे। और हमारा मानना है कि खून की कमी हेलुसिनेशंस और विजन्स को ट्रिगर करती थी। इसमें ड्रग्स का कोई रोल नहीं था। मैं पर्सनली ड्रग्स के रास्ते को प्रेफर करूंगा। ये तो रिजल्ट है, ना कि टूल्स या वो चीजें नहीं है जो इनसाइट क्रिएट करते हैं। इनसाइट ये रिजल्ट है। तो वहां पहुंचना, अब आप जानते हैं, ये तो हेलुसिनोजेंस हमें पॉइजन कर रहे हैं, वे हमें मार रहे हैं। वो आप जानते हैं ये एक नियर डेथ स्टेट है, और अमेरिका के लोगों का मानना था कि सोना उस दूसरी दुनिया में प्रवेश करना है, मृत्यु आप इस दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, और जब आप इस शक्तिशाली डोज ऑफ पॉइजन को लेते हैं, ये तुम्हें कुछ समय के लिए उस दूसरे वर्ल्ड में एंटर करने में हेल्प कर रहा था। हाँ, जैसे टॉम वेट्स ने उस एक सॉन्ग में कहा था, मुझे मेरा टाउन थोड़ा सा पॉइजन के साथ पसंद है। तो शायद से वो पॉइजन इन्वेंशन के लिए एक अच्छा कैटलिस्ट है। तो कौन थे वो पहले लोग जो मदर कल्चर थे? वो कौन थे? कल्चर साउथ अमेरिका में मदर सिविलाइजेशन है। और अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो क्या कोई लेबल है जो हम उन पहले लोगों पे लगा सकते हैं जो उभरे थे? वो पिक्चर अभी भी डेवलप हो रही है। मेरा मतलब है, हमेशा से बस चाविन लोग थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। वो जिनके पास सारे पहले रिलीजियस आर्ट के डिपिक्शंस थे, वही मदर कल्चर थे, और उन्होंने सच में बहुत सारी चीजें ट्रांसमिट की थी। फिर अचानक हमें पता चलता है कोराल। हमने जिसकी मुश्किल से शुरुआत की है, अगला जो हमने बस अभी देखना शुरू ही किया है, लेकिन शायद कोराल से भी पुराना है, वो है साचिन कल्चर। मैं बस पिछले साल वहां एक्सप्लोर कर रहा था, सिर्फ बस से ही हाईवे पर मैं देख सकता था जैसे वो एक पिरामिड है वहां, रुको ओह, वहां एक और है। और मैं जानता हूं कि हमने वहां जो भी स्टडी किया है वो कितना पुराना है, फिर से 3000 बीसी, और हम बस अभी उन्हें समझना शुरू ही कर रहे हैं। कोराल मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, वहां की आर्ट की कमी, और वो हमारे पास सिर्फ स्टोन्स और बोन्स हैं और सेरामिक्स तक नहीं है जिससे हमें कुछ पता चल सके। उन्होंने मुझे इतना भी कर्टसी नहीं दी कि ढेर सारा आर्ट छोड़ जाते जिसे मैं समझ सकता। तो मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या बिलीव करते थे। सही बात है। तो लोगों के बिलीफ को समझने के एक तरीके आर्ट को देखना है, वो स्टोरीज है जो आर्ट के जरिए बताई गई हैं, और फिर उम्मीद से ये डिसाइफर करना कि क्या वो किसी तरह की राइटिंग कर रहे थे। यही हमारा सबसे बेहतर तरीका है इन इल्यूसिव आइडियाज को पकड़ने का। हाँ, और बहुत बुरा लगता है जब उनके पास आर्ट नहीं होता।